हेलो क्लास 12। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए गुडविल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारे तरीके से। इसमें टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस में से 12 बड़े सवाल और 8 एमसीक्यू, जो बोर्ड के लिए बिल्कुल तोड़ फोड़ तरीके से आपको तैयारी करवा देंगे। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे जाने वाला है। इसके बाद इसी तरीके से हम इस चैप्टर के बाद अगले चैप्टर्स को भी कवर करेंगे और फंडामेंटल भी कवर होगा भाई। ये नहीं कि गुडविल से स्टार्ट करें तो फंडामेंटल छोड़ देंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इस सीरीज का पहला टॉपिक गुडविल स्टार्ट करते हैं। ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है, थोड़ा बड़ा जरूर रहेगा, लेकिन आप सभी लोग कवर करिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गुडविल आखिर है क्या। गुडविल इज नथिंग बट द रेपुटेशन एंजॉयड बाय द बिजनेस इन द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर एंड गुड बिजनेस स्किल्स। आपके अच्छे व्यवहार से, आपके अच्छे तौर तरीकों से मार्केट में जो आपका नाम बनता है उसे हम कहते हैं गुडविल। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये जो टर्म मैंने अंडरलाइन किए हैं, ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं। आगे हम देखेंगे और इसके अलावा भी और क्या एमसीक्यू हो सकते हैं। देखिए लिखा है गुडविल इज नथिंग बट द रेपुटेशन एंजॉयड बाय द बिजनेस कंसर्न इन द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर एंड गुड बिजनेस स्किल्स। अच्छा ध्यान रखना, गुडविल एक वैल्यूएबल असेट है, मतलब गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सकता है और इसको बाजार में आपको इसे बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, और ये आपकी प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। अगली बात, गुडविल को हिंदी में कहें तो हम सुनाम कहते हैं, यानी अच्छा नाम। ठीक है, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है, ना आप इसे देख सकते हो, ना आप इसे छू सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट, ये एक फिक्टिशियस असेट नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा, आगे हम देखेंगे। तो फिक्टिशियस असेट का मतलब ऐसी असेट जो वास्तव में असेट नहीं है लेकिन वो खर्चा है, लेकिन उसको असेट माना जाता है क्योंकि उसका फ्यूचर बेनिफिट मिलता है। तीसरी बात, ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप गुडविल का वैल्यूएशन कर सके। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैटर है। किसी एक के मन में गुडविल अलग हो सकती है, किसी दूसरे इंसान के मन में किसी चीज की बिजनेस की गुडविल अलग हो सकती है। जैसे बाय द वे मान लीजिए कि मुझे अगर कोई बर्गर खाना है तो मैं कहूँ कि मैकडी का बर्गर सबसे अच्छा है, कोई कहेगा नहीं साहब केएफसी का बर्गर अच्छा है, कोई कहेगा फलाने ब्रांड का अच्छा है। तो एक पर्सन के दिमाग में किसी चीज की एक गुडविल हो सकती है, दूसरे के दिमाग में कोई और गुडविल हो सकती है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गुडविल को मेजर करना। चलिए अब हम देखते हैं आगे, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली बात है फेवरेबल लोकेशन। आपकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। आप बहुत पिछड़े इलाके में अगर बहुत बड़ा ब्रांड शोरूम खोल दो तो वो हिट नहीं हो पाएगा। लोकेशन मैटर करेगी। आप देखिए तभी जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, जहाँ डिस्प्ले बहुत अच्छा मैटर करता है, वहां पर लोग अपने शोरूम खोलते हैं, इसीलिए। अगली बात, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। बेटर द मैनेजमेंट बेटर विल बी द सॉरी मोर विल बी द अमाउंट वैल्यू ऑफ गुडविल। तीसरी बात, द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जितना पुराना होगा उतना ज्यादा उसकी गुडविल भी होगी। देखिए नमक बहुत सारे आते हैं, लेकिन देश का नमक टाटा नमक, क्योंकि सबसे पुरानी कंपनी है, और बाकी जो ब्रांड हैं वो अभी नए ब्रांड हैं तो उनकी इतनी गुडविल नहीं है। अगली बात, नेचर ऑफ गुड्स। आपका नेचर ऑफ गुड्स कैसा है? आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो बाजार में बहुत अच्छा बिक रहा है, बहुत जल्दी बिक रहा है, अच्छे बिक रहा है, पेरिशेबल गुड्स नहीं है, बहुत जल्दी खराब नहीं हो रहा, तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी। लेकिन अगर बार बार खराब हो रहा है, जल्दी जल्दी खराब हो, तो गुडविल कम होगी। अगली बात, रिस्क इन्वॉल्व। ध्यान रखना, जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है उसकी गुडविल कम होती है, और जिसमें रिस्क कम होता है उसकी गुडविल ज्यादा होती है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी, और प्रॉफिट अगर लगातार घट रहे हैं तो गुडविल कम होगी। पोजीशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस है आपका पास कुछ चीज का तो गुडविल आपकी ज्यादा होगी, अदरवाइज कम होगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर कम है तो गुडविल ज्यादा होगी, और कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो गुडविल कम होगी। चलिए जल्दी से देखते हैं आगे। फिर जो वैल्यूएशन, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल कब कब वैल्यू की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, जब कभी कोई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, पहली बात, या फिर कोई नया पार्टनर एडमिशन हो, या फिर ये पार्टनर का रिटायरमेंट हो, या फिर पार्टनर की डेथ हो जाए, या उसे बिजनेस से निकाल दिया जाए, एक्सपल्शन कर दिया जाए तब, या फिर आप बिजनेस को बेच रहे हैं या बिजनेस का अमलगामेशन कर रहे हैं। अमलगामेशन में आप समझिए ऐसे, मान लीजिए ए कंसर्न है, बी कंसर्न है, ए और बी कंसर्न दोनों चल रही है, लेकिन मिलकर दोनों अपना काम, नया काम चालू कर रहे हैं एबी लिमिटेड के नाम से, तो वो अमलगामेशन कहलाएगा, और एबी जो है अमलगामेटेड फर्म कहलाएगी। आप सोच रहे होंगे मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ भाई, एग्जाम सीरीज है भाई, इसलिए इनके डिटेल के लिए मेरे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल उतना ही बताया जाएगा जो बोर्ड 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट है, बस। आगे देखिए, अगली बात, नेचर ऑफ गुडविल। देखिए पहली होती है डॉग काइंड ऑफ गुडविल, कुत्ते के नेचर की गुडविल। कुत्ता मालिक का वफादार होता है, जहां मालिक वहां उसकी गुडविल। तो ये ध्यान रखना, लॉयल्टी फॉर पर्सन को शो करता है। जब लॉयल्टी फॉर पर्सन हो तो वहां पे क्या होगी? डॉग काइंड ऑफ गुडविल। दूसरी बात, कैट काइंड ऑफ गुडविल।
देखिए कैट काइंड ऑफ गुडविल जो होती है वो लॉयल्टी फॉर प्लेस दिखाती है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम जो होता है वो क्या होता है, उसके नाम पर गुडविल होना। जैसे फलानी जगह पर कोई जगह थी, कोई स्कूल था या कोई बालियो मान लो कि कोई शोरूम था, वो शोरूम अब चला भी गया लेकिन वो आज भी उसी जगह के नाम से जाना जाता हो। जैसे हमारे आगरा में एक जगह है बिजली घर, अब वहां पर बिजली घर नहीं है लेकिन पहले था, ठीक है, अब नहीं है, अंग्रेजों के जमाने में था, लेकिन आज भी उस जगह को बिजली घर कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो कैसी गुडविल है उसकी, कैट काइंड ऑफ गुडविल। अगली बात राइट काइंड ऑफ गुडविल। देखिए जो चूहा जो होता है ना वो फिग्यूटिव नेचर का होता है, भगोड़ा होता है, वो किसी का सगा नहीं होता, वो आपके घर में रहेगा, आपका माल खाएगा, लेकिन आपके लिए वो लॉयल नहीं होगा। सिमिलरली वो दूसरे घर में जाएगा, वो वहां पे जाके भी माल खाएगा। तो ऐसे केस में लॉयल्टी, कोई लॉयल्टी नहीं होती पर्सन या प्लेस के रिगार्डिंग, फ्यूजिटिव गुडविल होती है, इसकी ध्यान रखिएगा। रैबिट काइंड ऑफ गुडविल, ये जो गुडविल होती है इसमें बताया था कस्टमर एक पर्टिकुलर रेडियस में ही अपनी चीजें खरीदेगा। हमने पूछा किसी से, भाई ये सामान आपने क्यों नहीं कर रहा, साहब दिल्ली जाना पड़ेगा इसके लिए, 200 किलोमीटर कौन जाए, अरे भाई सामान तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। तो अब एक बात समझिए, कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि अपनी विद इन रेडियस काम करते हैं, तो वो जो गुडविल होती है वो एक्सेप्टेबल रेडियस में ही उनका काम चलता है, उस गुडविल को हम लोग बोलते हैं रैबिट काइंड ऑफ गुडविल। चलिए अगली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल कैसे होगी, देखो किस तरह से उसकी कैलकुलेशन होगी। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई दिखे, चलिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल जो है वो क्या है समझिए जरा। दो तरह की गुडविल होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड या इनहेरेंट गुडविल। पहली बात, परचेज गुडविल क्या है, तो ऐसी गुडविल जो कि आपने कंसिडरेशन पे करके ली हो उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। दिखा देखो, रिकॉर्डेड अंडर असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा पहली बात। और ये इसकी वैल्यू भी अमोर्टाइज होती है समय के साथ साथ, अमोर्टाइज मतलब उस पर डैप लग जाता है। दूसरी बात गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड या इनहेरेंट गुडविल। ऐसे गुडविल जो बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं की जाती, आपने सेल्फ एफर्ट से जनरेट की है, जब ऐसा बेचोगे खरीदोगे तब उसका वैल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उससे पहले इसको आपने कंसिडरेशन पे नहीं किया तो इसको बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसा एस 26 में लिखा हुआ है, जो कि इंटेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है। अगली बात जरा हम देखते हैं कि किस तरीके से परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना तो परचेज गुडविल को कैसे रिकॉर्ड करें, उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं। और देखिए यहाँ बताया भी गया कि टॉप 20 क्वेश्चन आज में होंगे। क्या लिखा है देखो, महक एंटरप्राइजेस एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ तनीषा, द असेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बुक वैल्यू दी हुई है, एग्रीड वैल्यू दी हुई है, इन्वेंट्री, मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह दिए हुए हैं। महक एंटरप्राइजेस पेड 7,50,000 बाई चेक एज परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में उसने कितना पे किया है, 7.5 लाख। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स। एक बात समझिएगा, यहाँ पर जब असेट्स की एग्रीड वैल्यू जब ले रहे हैं तो ध्यान रखना डेटर के रिगार्डिंग जो पीबीटी होगा उसे हम लायबिलिटी साइड में कंसीडर करेंगे। ध्यान रखिएगा वो प्रोविजन माना जाता है, प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है। तो असेट देखिए, इन्वेंट्री हमने असेट टेकन ओवर की है एग्रीड वैल्यू पर विच इज 5 लाख, देखिए 5 लाख। इसके अलावा मशीनरी है देखो 2 लाख और डेटर है 1 लाख। इसका मतलब हमने रुपीज 8 लाख की असेट एक्वायर करी है। और एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी देखें जरा, देखिए वो कितनी है। तो देखिए 5,000 का तो पीबीटी था, 1 लाख का 5%, 5,000। मैंने कहा ना प्रोविजन क्रेडिट पे दिखाना है आपको। बाकी क्रेडिटर 70,000 के और 10,000 का आउटस्टैंडिंग, तो ये टोटल हो गया रुपीज 85,000। तो देखिए आपने जो नेट एसेट की वैल्यू एक्वायर की है वो एक्वायर करिए रुपीज 7,15,000 की। और आप पेमेंट कितना कर रहे हैं, देखिए कंसिडरेशन का, कंसिडरेशन आपने पे किया है 7.5 लाख रुपए बाई चेक। यू आर पेइंग मोर व्हाट यू आर एक्वायरिंग। आपने एक्वायर किया है 7,15,000 की असेट्स को और आपने पे कर रहे हैं 7.5 लाख, तो इसका मतलब वहां पर जो डिफरेंस है उसके लिए आप पे कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, गुडविल। तो गुडविल आएगी रुपीज 35,000 की। ध्यान रखिएगा एक वर्किंग नोट है, लेकिन इसे कैसे शो करेंगे तो ध्यान रखना, सारी एसेट्स को हम लोग करते हैं डेबिट और सारी लायबिलिटी को करते हैं क्रेडिट। तो ऐसे जर्नल बनेगा जिसमें इन्वेंट्री को हम फुल वैल्यू पर डेबिट करेंगे, जो एग्रीड वैल्यू थी, सॉरी, मशीनरी को एग्रीड वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, डेटर को फुल वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन पीबीटी उसका क्रेडिट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था अभी। इसके अलावा क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटी से क्रेडिट होगा,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट होगा, और व्हाट वी आर पेइंग टू तनिषा ₹7,50,000 विच इज कंसिडरेशन। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड घटा दे तो भी देखो गुडविल निकाली जा सकती है इस तरीके से। ध्यान रखिएगा, डेबिट शॉर्ट होगा तो गुडविल होता है और क्रेडिट शॉर्ट होता है तो कैपिटल रिजर्व, हमने पिछली क्लासेस में सब पढ़ा है। अब तनिषा को आपने चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया तो तनिषा टू बैंक। उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, दो तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट की बात मैं करूं तो पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल की बात करूं तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यही चार मेथड आपके कोर्स में है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी दो पार्ट होते हैं, पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से देखते हैं इसको भी और जल्दी से कवर करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है समझिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो ईयर वाइज टोटल प्रॉफिट दी होता है सबका टोटल लगाते हैं, अगर कोई लॉस है तो उसे माइनस कर देते हैं। दूसरी बात, फिर जितने साल के प्रॉफिट दिए होते हैं उनको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फिर उसमें अनरिकॉर्डेड या अनएडजस्टेड जो भी आइटम है उनको प्लस माइनस करके हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जिसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कहा जाता है। फिर गुडविल कैसे निकलती है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं आपको करके बता दे रहा हूँ उसके रिगार्डिंग। जैसे भाई जी मान के चलिए कि ईयर 2022, 23 और 24 इसमें प्रॉफिट आपको दे रखा है 1.5 लाख रुपए का, फिर आपको 20,000 का लॉस दे रखा है और फिर 50,000 का प्रॉफिट दे रखा है और ये लिखा हो गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 years। आपको गुडविल निकालना है तो देखिए सबसे पहले मैंने स्टेप क्या कहा, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे पहले हम। टोटल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर, प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर वगैरह। तो हमने क्या किया, देखो पहले 1,50,000 का प्रॉफिट था, फिर 20,000 का लॉस था और फिर 50,000 का प्रॉफिट था। इन तीनों का टोटल बैठेगा ₹1,80,000। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, देखो 1,80,000 तो था, वो 3 साल का प्रॉफिट था, तो 1 साल का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ₹60,000। अब उसने कहा गुडविल, तो गुडविल कैसे निकालनी है साहब, गुडविल निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपए है जो कि मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब जितने साल तक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल सेम रहेगा ऐसा माना जाता है। तो 1.5 साल कितना हो जाएगा 1.5, तो अल्टीमेटली आ जाएगा ₹90,000। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल और यही आपका आंसर होगा। लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसमें एडजस्टमेंट लग जाए एबनॉर्मल गुड्स की, एबनॉर्मल आइटम्स की, एबनॉर्मल रिसिप्ट की, एक्सपेंडिचर की या अनरिकॉर्डेड खर्चों की, तो क्या होगा जरा वो समझ लेते हैं। समझिएगा जरा एक करके, एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में समझिएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी सारी चीजें। पहली बात, एबनॉर्मल लॉस। देखिए ऐसा लॉस जो बिजनेस का लॉस नहीं है लेकिन बिजनेस के पीएनएल अकाउंट में दिखाया हुआ, जैसे कोई भी लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, देखो लिखा है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये तो चीजें हैं ना बिजनेस के खर्चे नहीं होते हैं, ये बिजनेस के रूटीन एक्टिविटीज नहीं होते हैं। भाई देव मान के चलिए जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे प्रोफेशन से जो मुझे इनकम है वही इसमें आएगी, लेकिन मैं किसी असेट को बेचूंगा उससे को प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो वो प्रॉफिट मेरा बिजनेस की इनकम नहीं है, क्योंकि असेट बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस तो जो प्रोफेशन जो है वो तो आपको पढ़ाना है। तो ऐसे केस में ध्यान रखना है ऐसा कोई भी लॉस जो बिजनेस में एबनॉर्मल तरीके से हो, ठीक है ना, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट वगैरह, इन सबको बिजनेस से हटाएंगे। जैसे कोई खर्चा या लॉस बिजनेस से पीएनएल से हटता है प्रॉफिट बढ़ जाता है, ये एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, एडेड बैक। ध्यान रखिएगा एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या कर देते हैं, प्रॉफिट में वापस जोड़ देते हैं उस साल के प्रॉफिट में। दूसरी बात, एबनॉर्मल इनकम। अब एबनॉर्मल इनकम क्या होता है, ऐसी कोई भी इनकम जो बिजनेस की रूटीन इनकम ना हो, जैसे इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी की इनकम, कोई लॉटरी की इनकम, कोई गेन या किसी असेट को बिजनेस होने वाला प्रॉफिट। तो ये एबनॉर्मल इनकम जो होती है उसे हम बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस की रेगुलर इनकम तो है नहीं, इसलिए उसको घटा देते हैं। ध्यान रखिएगा एबनॉर्मल लॉस से जुड़ेंगे और एबनॉर्मल इनकम घटेगी। नॉर्मल लॉस जो होते हैं या नॉर्मल खर्चे होते हैं वो बिजनेस के अलाउड खर्चे होते हैं, उनको दिखाना चाहिए, उसमें कोई आपको ट्रीटमेंट नहीं करना। अगली बात,
अगर कोई पार्टनर को रेम्युनरेशन वगैरह अनरिकॉर्डेड है तो उसे माइनस करेंगे। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, दोनों ही केस में आपका प्रॉफिट यानी जीपी ज्यादा आएगा। ठीक करने के लिए उसे माइनस किया जाता है। तो ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो, उनको क्या करते हैं हम लोग प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। सिमिलरली अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, तो ऑब्वियस बात है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है ना, तो उनको सॉरी कम आ रहा होगा, तो हम उनको ठीक करने के लिए वापस ऐड कर देंगे। समझाता हूं कैसे। भाई जो मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट है, अब यहां पर हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, यहां लिखते हैं परचेजेस, यहां लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हैं, यहां लिखते हैं सेल्स, यहां लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक और यहां लिखते हैं जीपी। अब आप सोचिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया या ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया, दोनों ही केस में आपका प्रॉफिट कम निकलेगा। कार्य से गलत है, सही दिखाना है, क्या करोगे, जो कम निकल रहा है उसको ठीक करने के लिए बढ़ा दो। तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसको ऐड कर देते हैं प्रॉफिट में। अगली बात, कोई भी नॉन रिकरिंग इनकम जो फ्यूचर में बार बार एक्सपेक्ट जरूरी नहीं हो, उनको हम लोग यहाँ पर खर्चा है तो ऐड कर देंगे और इनकम है तो माइनस कर देंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट पर कोई भी इनकम वगैरह जो मिलती है वो। अब ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसकी बेस पर गुडविल निकाली जाती है। चलिए बहुत शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन के लिए आप वीडियो देख सकते हैं पहले वाला। अब देखिए हम लोग सवाल करते हैं एक और, क्या लिखा है देखो, इसमें एडजस्टमेंट भी है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। अब क्या लिखा है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है ऑन 1 जनवरी 2016, यानी कि इस वाले ईयर में 15-16 में अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ ₹3 लाख, 3 लाख का लॉस हो गया। ये एबनॉर्मल लॉस होगा, लॉस बाय फायर है, इसे एडेड बैक किया जाएगा। लेकिन ये देखो पहले एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है, तो 3 लाख रुपए का कुछ था, इसमें आपको 70,000 रुपया क्लेम मिल गया, तो 3 लाख में से 70,000 घटा के 2,30,000 का लॉस था, उसे हम एड बैक करेंगे। दूसरी बात, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, यानी इस वाले में फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। अब टैक्स रिफंड इसको क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, यानी क्या हो गया, ये नॉन रिकरिंग है, इसे भी क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। किस तरीके से होगा पूरा सवाल अभी हम देखते हैं। देखिए पहले साल का प्रॉफिट देखो दिया है 4 लाख रुपए, दूसरे साल का प्रॉफिट 5 लाख रुपए। यहां पर क्या हुआ था, ध्यान है आपको, 60,000 रुपए का लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए दिया हुआ है 60,000 रुपए का लॉस, और फिर बोला गया था कि 3 लाख का माल डिस्ट्रॉयड हुआ जब 70,000 का क्लेम मिल गया, तो 2,30,000 का लॉस हुआ था, एबनॉर्मल लॉस ऐड बैक करते हैं। तो माइनस के 60,000 में तो 2,30,000 प्लस करोगे तो आंसर आएगा प्लस का 170। ओके चलिए बहुत बढ़िया। 2016-17 में प्रॉफिट आपको दे रखा है 1.5 लाख, देखिए दिया हुआ है, और 2017-18 में 2.5 लाख, लेकिन इस 2.5 लाख में अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड था जो कि एक एबनॉर्मल गेन है, उसे हम क्या कर देंगे, माइनस। तो देखिए अल्टीमेटली क्या निकलेगा, टोटल प्रॉफिट 13,90,000। ये 13,90,000 का जो प्रॉफिट है, इसको अगर हम लोग नंबर ऑफ ईयर जो टोटल है, देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5, इससे डिवाइड करते हैं तो निकल आएगा हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 13,90,000 डिवाइड बाई 5 निकलेगा 2,78,000। अब हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे, वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, और एवरेज प्रॉफिट पता है 278, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस देखिए ये लिखा 3 ईयर परचेजेस, मल्टीप्लाई कर दिए गुडविल निकल आएगी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं सवाल क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एग्रीड टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर, ध्यान रखिएगा सी को इक्वल शेयर के लिए शामिल कर रहे हैं। For this purpose, goodwill is to be valued at 150% of the average annual profit of last 5 years. ध्यान रखना 150%, तो 150 अपॉन परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स। ठीक है बेटा ध्यान रखिएगा। आगे 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, अब कौन कौन से आइटम दे रखे हैं एडजस्टमेंट वाइज हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक टेबल बनाएंगे, और टेबल बना के क्या करेंगे देखिए समझिए, ईयर वाइज प्रॉफिट लिखेंगे। पहले जो गिवन है 40,000, 60,000, 1 लाख, माइनस का 20,000 यानी लॉस, और 1.5 लाख का प्रॉफिट, देखिए ऐसे ही दिया हुआ है। अब पहली एडजस्टमेंट है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देयर वाज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 8,000। ध्यान रखिएगा नॉर्मल लॉस तो बिजनेस का अलाउड खर्चा होता है, उसको तो दिखा नहीं था, तो इस एडजस्टमेंट को हमें कुछ नहीं करना, ये हमारे लिए बेकार हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल एक्सपेंसेस तो उसमें दिखाई ही जाते हैं। देखिए इसका कुछ नहीं किया इसमें कहीं पर भी। अब इसके बाद जो अगली बात आती है वो है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर
31st March 2020 and assets of original value of 2 lakh, book value of 150 was sold for rupees 124. अब समझिएगा जरा, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या थी? हिस्टोरिकल कॉस्ट थी उसकी 2 लाख। उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? उसकी बुक वैल्यू थी 1.5 लाख। ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब जो डिफरेंस रहा होगा वो डेप का रहा होगा, एक्यूमुलेटेड डेप का, और डेप तो बिजनेस का अलाउड खर्चा होता है ना भाई, नॉर्मल एक्सपेंसेस उसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन ये एसेट आपने बेची कितने की? 1,24,000 की। तो देखिए सेल वैल्यू कितनी है उसकी? 1,24,000 की। इट मींस कि आपको यहाँ पे 26,000 का एक एबनॉर्मल लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हो रहा है, और एबनॉर्मल लॉस को मैंने क्या कहा था? इसको एड बैक करते हैं। तो देखिए इसको हमने एड बैक किया है उस साल में। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे हम लोग इसको। ऑन 1 अप्रैल 2021 दो कंप्यूटर आपने 1 लाख रुपए के परचेज किए थे। ध्यान रखना 1 लाख ईच नहीं है, बहुत बच्चे ब्लंडर करते हैं। जब मैं कॉपी करेक्शन में जाता हूं तो वहां पे देखता हूं चीज को कि बच्चे करते हैं ऐसा। ठीक है, देखिए अब क्या है, वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो देखो ये समझिएगा जरा क्या है, यहां पर आपने कंप्यूटर परचेज किए। कंप्यूटर परचेज मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको क्या कर दिया आपने? कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बार बार होने वाला खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लंबे समय में एक बार करने वाला होने वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था कंप्यूटर, उसे आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया है। सोचिए कोई खर्चा आपने पी&एल में दिखा दिया है ट्रेवलिंग एक्सपेंस मानते हुए, लेकिन वो खर्चा पी&एल में था ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो असेट से रिलेटेड है। असेट है, क्या करेंगे फिर आप? पी&एल से हटाएंगे। जैसे ही हटाएंगे तो 1 लाख रुपए से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देखिए प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए देखो ऐड किया है कि नहीं किया? देखिए अब ये जो असेट्स है ये बैलेंस शीट में पहुंचेगी। अब बैलेंस शीट में पहुंचेगी तो ऑब्वियस बात है कि इट इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। तो उसमें बोला हुआ है कि डेप्रिसिएशन 20% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगना है। ठीक है, तो सोचिए वो जब 1 लाख की असेट जब बैलेंस शीट में पहुंचेगी तो उस पर डेप लगेगा। 1 अप्रैल से तो पूरे साल का लगेगा। तो 1 लाख रुपए की असेट पर 20% डेप कितना लगेगा? 20,000। इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बचेगी अब 80,000 रुपये। फिर से 20% डेप लगना है अगले साल के लिए, तो कितना आएगा? 16,000। अब WDV बचेगी 64,000, 64,000। जरा गौर करिए, ये डेप जब आपने उसको खर्चा माना था तब खर्चे में थोड़ी ना डेप लगता है, तो आपने नहीं लिखा होगा। लेकिन जब ये वास्तविकता में असेट्स है, आप जब बैलेंस शीट में असेट साइड में लेके गए तो ऑब्वियस बात है इस पर डेप भी लगेगा। डेप बोला है 20% से लगना है, तो पहले साल में 20,000 और अगले साल में 16,000 का डेप लगेगा, जो कि बुक्स में अनरिकॉर्डेड है। डेप तो नॉर्मल एक्सपेंस है ना, आपने नहीं दिखाया है तो दिखाओगे, जैसे ही दिखाओगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। देखिए किया है कि नहीं किया? अब इनसे आप निकालोगे एडजस्टेड प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, ये जो टोटल प्रॉफिट निकला है इसको नंबर ऑफ ईयर, देखिए 5 साल से उससे डिवाइड करके क्या निकाल लिया हमने? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का 150% या 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल आएगी? गुडविल। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से देखते हैं अगला सवाल क्या लिखा है। ए और बी दो पार्टनर हैं और अपने प्रॉफिट शेयरिंग को 2:1 में बांटते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सी को शामिल करेंगे पार्टनरशिप में 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, और गुडविल का जो वैल्यूएशन होना है वो होना है 80% of average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher। अब यहाँ पे बच्चे ब्लंडर क्या करते हैं? शुरुआत से ईयर चालू कर देते हैं। नहीं भाई, जिस दिन वो एडमिशन हुआ है उससे पहले की ईयर देखने हैं आपको। मतलब अगर मैं कहूं कि वो 1 अप्रैल 2022 को आ रहा है तो इससे पहले वाले, ठीक है ना, तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ध्यान रखिएगा 2022, ये पहला प्रीवियस ईयर होगा। दूसरा प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक वाला। तीसरा प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 वाला। और चौथा जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 वाला। तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या रहेगा? प्रॉफिट 1,20,000, दूसरा कितना था? 80,000, तीसरा था 76,000। तो पिछले 3 साल ये वाले रहेंगे
और पिछले चौथे साल की बात करो तो ये, इन चारों का टोटल। तो देखो आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, पहले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज, फिर दूसरे 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज, दोनों में से जो भी एवरेज ज्यादा आएगा उसका 80% गुडविल होगा। कैसे होगा जरा ध्यान से देखते हैं। पहले आपने 3 साल के प्रॉफिट का टोटल लगाया, 3 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 92,000। उधर देखिए पहले 4 साल का प्रॉफिट है ना, प्रीवियस ईयर से, ध्यान रखिए जैसे मैंने बोला है, क्या करें 4 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाई 4, ये आ गया। अब दोनों में से ज्यादा कौन सा है, देखिए 92,000 और 93,500, ज्यादा कौन सा है इसमें, इसमें ज्यादा है 93,500। तो गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। तो देखिए ज्यादा कौन सा है 93,500, और इसका 80% निकल आएगा गुडविल। जो भी अमाउंट निकले वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर होगा। थोड़ा काम आपको भी करना चाहिए भाई, अच्छा रहता है, कैलकुलेशन हो जाती है। चलिए ठीक है भाई, तो ये तो टाइप था गुडविल का एक बेसिक एस्पेक्ट, जिसमें हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट समझा है। अब हम बात करते हैं अगले मेथड की, विच इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है साहब, पहले आप वेटेड प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं असाइन वेट से, वेट आपको गिवन होंगे। ध्यान रखना ये मेथड कायदे से तब लगता है जब प्रॉफिट का इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड हो। अगर प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है तो फिर आपको इस मेथड को लगाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हम लोगों को 1 2 3 4 ऐसे वेटेज दिए होते हैं साहब, हमको वो नहीं कंसीडर करते इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड को। लॉफुली यही करना चाहिए कि ये मेथड तभी लगे जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट हो, अदरवाइज आपको सिंपल एवरेज लगाना चाहिए। लेकिन हमारे ऐसा सीबीएसई आईएससी बोर्ड में फॉलो नहीं हो रहा है। तो आप सीधी बात ध्यान रखिएगा कि आपको वेट क्वेश्चन में गिवन होंगे, वो नहीं दिए हैं और आपसे वेटेड मेथड के लिए बोला है तो उसे 1 2 3 4 कंसीडर कर लीजिएगा। ध्यान रखना लॉस वाले ईयर को, ध्यान रखना ईयर ऑफ लॉस शैल बी इग्नोर्ड। अगर कोई लॉस है तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उस ईयर को ही इग्नोर कर देते हैं, ना ही उसको वेट देते, ना ही लॉस को कंसीडर करते। और यहाँ जो प्रॉफिट लेना होता है ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लेना होता है। तो पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नंबर को जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद, सॉरी पहले वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट करेंगे, वेट जो भी ऊपर वेटेड प्रॉफिट निकला डिवाइड बाई सम ऑफ वेट से, फिर गुडविल निकलेगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। कैसे समझाता हूं मैं, देखिए एक सवाल समझ लेते हैं, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन उसका। देखिए क्या रहेगा भाई, पहले हम लिखेंगे, देखिए यहां पर ईयर, ध्यान से समझिएगा, जो दे रखे हैं ईयर। तो आपको पहला ईयर जो दे रखा है वो दे रखा है 31 मार्च 2023 दिया हुआ है, देखो। तो 30 ईयर एंडिंग, ऐसे लिख दीजिएगा, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, ठीक है। फिर 31 मार्च 2024 और फिर 31 मार्च 2025 दिए हुए, देखो ईयर एंडिंग। इनके प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, तो प्रॉफिट वो भी कैसा, एडजस्टेड, यानी कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट है तो उसको हटाते हुए। गौर करिए यहाँ जो दे रखा है वो कैसे तरह का, बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज। खैर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। रमन और दमन पार्टनर हैं और ये लोग 60-40 यानी 3:2 में बांटते हैं। एंड द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब 90,000 उनको सैलरी दी जाती है। और जो प्रॉफिट आपको दे रखे हैं वो बिफोर पार्टनर सैलरी दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट हमको पता था 140, प्रॉफिट पता था 1,01,000 और प्रॉफिट पता था हमें 1,30,000। हम इसमें से प्रॉफिट जो निकालना है एडजस्टेड निकालने के लिए पहले सैलरी माइनस कर देंगे। देखिए 50 और 40 90,000 सैलरी माइनस कर दी, 50 और 40 90,000 सैलरी माइनस कर दी, 50 और 40 90,000 सैलरी माइनस कर दी। तो ये प्रॉफिट निकलेगा हमारा 50,000, ये प्रॉफिट निकलेगा 11,000 और ये प्रॉफिट निकलेगा 40,000। अब वेट, तो देखो लिखा है ऑन 1 April 2025 Zenu इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 share of profit विदाउट एनी सैलरी, उसको सैलरी नहीं देनी है। गुडविल टू वैल्यूड एट 4 year परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज पता और वेट गिवन है आपको 1 2 3, तो ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर जो भी था। देखो तो अब क्या इतना बोला हुआ है, देखो
ग्रेटेस्ट वेट व्हेन यू द लास्ट ईयर, सबसे लास्ट ईयर को सबसे बड़ा वेट दिया जाएगा। तो देखिए क्या रहेगा यहाँ पर, हमने वेट दिखा तो 1 2 3। अब हम निकालेंगे इसमें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि वेटेड प्रॉफिट, बस सीधी बात ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई वेट। तो देखिए 50,000 इंटू 1 50,000 रुपीज, 11,000 इंटू 2 22,000 रुपीज, 40,000 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 1,20,000। तो हमारा जो वेटेड प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा 1,92,000। चलिए साहब इतना तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये होता है वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ वेट। सम ऑफ वेट देखिए कितना है, सिग्मा डब्ल्यू इतना 6, तो इससे आ जाएगा ये 3 द 2 द 32,000 रुपीज। और गुडविल कितनी निकालनी है आपको, 4 ईयर परचेज पर, तो गुडविल निकल आएगी 32,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, ये निकल आएगा रुपीज 1,28,000। ठीक है भाई, ये अमाउंट ऑफ गुडविल होगी। यही तो पूछा था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, तो प्रॉफिट लेने हैं वो एडजस्टेड लेने हैं सारे एडजस्टमेंट के बाद। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक थोड़ा और बड़ा सवाल देख लेते हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए क्या है इसमें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। क्या बोला है, 2 ईयर परचेज पर निकालना है। वेट आपको ऑलरेडी गिवन है 1 2 3 4 5। अच्छा अब आप क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे, इसकी सारे प्रॉफिट लिख देंगे। पहले देखिए जरा क्या किया है, पहले आपको प्रॉफिट में सारे टेबल में सारे प्रॉफिट देखो लिख दिए जैसे गिवन थे। अब हमें एडजस्टमेंट लगानी है, वो कैसे लगेगी वो देखिएगा। देखिए लिखा है स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब रीचेक करना, ओपन करके अकाउंट को चेक करना फिर से। क्या क्या बताता है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000 वाज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते थे, प्लस। तो देखिए यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस क्या किया गया, देखो प्लस किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं, एबनॉर्मल गेन था 30,000 रुपए का जो कि अर्न किया गया था 2021 में। एबनॉर्मल गेन, ये प्रॉफिट क्या होता है, माइनस। तो देखिए हमने माइनस किया है यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए अगला तीसरा पॉइंट क्या है, रिपेयर टू कार अमाउंटिंग 40,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। अब देखिए रिपेयर थी तो पीएनएल में आनी चाहिए थी, आपने उसे व्हीकल अकाउंट में मानते हुए असेट साइड में ले गए। अब आप कोई खर्चा पीएनएल में आना था और आपने नहीं लिखा, अब आप लिखेंगे ना, जैसे ही अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो देखिए 40,000 से प्रॉफिट कम कर दिया होगा, को किया है, ये ब्रैकेट बनाए माइनस साइन को डिनोट करता है। अब सोचिए जब वो आपने उसको व्हीकल माना होगा तो उस पर डेप भी लगाया होगा, लिखा है देखो डेप वॉज चार्ज, ऑलरेडी डेप लग चुका था। भाई खर्चे पे डेप थोड़ी ना लगता है, तो डेप को क्या करोगे, जैसे डेप हटाओगे पीएनएल से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और डेप लगना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, एसएलएम से। तो देखना पहले 40,000 का, देखिए पहले साल एसेट कितने की थी, 40,000 का, 40,000 की एसेट थी। तो फर्स्ट ईयर डेप कितना निकलेगा एसएलएम से, 40,000 का 10% होता है 4,000। लेकिन जनवरी में परचेज किया है तो क्या निकलेगा, देखिए 40,000 का 10% जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का रुपीज 1,000 निकल आएगा। बाकी कितना बचेगा अब, ये 39,000 रुपये। अब फिर से देखो डेप लगना है तो एसएलएम से लगना है। तो देखो स्ट्रेट लाइन मेथड से 40,000 की एसेट थी, उसका 10% कितना निकलेगा, 4,000। तो ये डेप 1,000 और ये डेप 4,000। हम क्या करेंगे, इनको एड बैक कर देंगे। देखो किया है ताकि एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सके। हमने यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था, और जैसे ही हमने क्या किया, वो खर्चा वापस पीएनएल में लेके आए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए हमने कम किया था। और जो हमने उसको असेट माना था तो डेप भी लगाया होगा, तो डेप को जैसे हटाएंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए डेप को एड बैक कर दिया। अब लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च वाज अंडर वैल्यूड। अब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू किया गया है। अब सोचिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है कि नहीं। अब अगर ये कम लिखा है तो ऑब्वियस बात है इनकम कम दिखाई होगी, तो ठीक करने के लिए इनकम को बढ़ा देंगे, इसलिए देखो उसको ऐड किया जाएगा। देखो ऐड किया है। अब ये क्लोजिंग अगली बार ओपनिंग बना होगा अगले साल में, जब अगले साल ये ओपनिंग बना होगा तो उस समय क्या हुआ होगा, उस समय देखिए प्रॉफिट, क्योंकि आपने अंडर वैल्यू किया था क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यू हो रहा होगा। अंडर वैल्यू हो रहा होगा तो क्या आएगा,
ओपनिंग स्टॉक यानी खर्चा डेबिट में कम दिखाया है, तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो देखिए माइनस करने के बाद हमने 5 साल के देखो एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिए। अब ईयर वाइज लिख देंगे पूरा प्रॉफिट को सभी लोगों को, देखो जैसे लिखा है सभी चीजों को। वेट आपको ऑलरेडी असाइन थे 1 2 3 4 5। प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो निकल आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकलेगा उसका सम लगा लें। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट को अगर हम सम ऑफ वेट से डिवाइड करते निकल आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 2, क्या निकल आएगी, गुडविल। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए वेरी गुड, जल्दी से देखते हैं अगला सवाल, अगला टॉपिक मेथड, सॉरी अगला है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सिंपल है, पहले समझिए। इसमें भी आपको पहले खुद के प्रॉफिट देखने पड़ेंगे, यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका क्या था। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखना है आपको, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ये जो टोटल प्रॉफिट होगा ना, ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ही होगा, आफ्टर, यानी कि जो प्रॉफिट निकलेगा वो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, ऐसे समझिए। अपॉन नंबर ऑफ ईयर से क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट होता है जो कि हमने कमाया है, ध्यान रखिएगा, जो हमारी फर्म ने कमाया है। अब एक और बात आती है, जो हमारे बाकी फर्म कमाती है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले टर्म यूज करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रखिएगा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, वास्तव में जो कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पर हमको कहें तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इसको कैसे निकालते हैं साहब, तो दो छोटे छोटे से फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। पहला होता है असेट माइनस लायबिलिटी, अगर हम असेट अप्रोच ले रहे हैं और लायबिलिटी अप्रोच ले रहे हैं तो कैपिटल प्लस रिजर्व। लेकिन ये अकेला ऐसा काफी नहीं होता है, मैं आपको पूरा ढंग से समझा दे रहा हूं, समझिएगा। एक बैलेंस शीट जैसे दे रखी हो, तो बैलेंस शीट में यहां पर आपको गुडविल दे सकते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, कोई भी फिक्टिशियस एसेट दी जा सकती है, उसके अलावा अदर नॉन करंट एसेट्स और सारी करंट एसेट्स। ठीक है ना। अब इधर आपको देखो लायबिलिटी साइड में कोई क्रेडिटर भी आउटस्टैंडिंग वगैरह यानी करंट लायबिलिटी दी जा सकती है, और सारी कैपिटल दी जा सकती हैं, रिजर्व दिए जा सकते हैं, कैपिटल और रिजर्व वगैरह दिए जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी होती है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, अगर हम असेट साइड अप्रोच अपना रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि नॉन करंट असेट्स जो बची हैं गुडविल के अलावा उनको प्लस करंट असेट का टोटल लगाएं, उसमें से करंट लायबिलिटी और टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो भी है वो माइनस कर दे, तो क्या निकल के आ जाएगा, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। और या फिर हम ऐसा करें कैपिटल प्लस रिजर्व में, ठीक है ना, इन दोनों को टोटल में से इन तीनों चीजों को माइनस कर दें, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट, तो भी क्या निकल आएगी, तो भी निकल आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट। इसका भी एक सवाल हम लोग बड़ा देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें, लेकिन फिलहाल पहले इतनी बात समझ लीजिए जितना यूज है यहाँ पर। तो अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो ये कि हमने कितनी फर्म में कैपिटल लगाई, और ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि हमारी यदि फर्म इंडस्ट्री में कितना कमाती है उसकी रेट क्या है। तो अब क्या करें, कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कमाते हैं, ये वो प्रॉफिट है जो कि इंडस्ट्री में हमारी ऐसी फर्म कमाती है, और जो हमने कमाया वो था एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज में से अगर मैं नॉर्मल घटा दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो कि हमने इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाया। तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, गुडविल। चलिए भाई देखते हैं सवाल क्या लिखा है। आशा और बबीता पार्टनर है एक फर्म में, उनकी जो कैपिटल थी वो 15 लाख और 10 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली थी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दे रखी है आपको, और प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर, देखो प्रॉफिट दे रखे 4 साल के, 1 साल का लॉस भी है। क्लोजिंग स्टॉक जो था 22-23 का वो अंडर वैल्यू था 1 लाख से। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू मतलब प्रॉफिट कम आया होगा, ठीक करने के लिए बढ़ा देंगे। अब ये क्लोजिंग स्टॉक अगली बार का ओपनिंग बनेगा तो प्रॉफिट क्या आएगा, उससे ज्यादा आएगा, ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे। देखेंगे अभी क्या होता है। 2 ईयर परचेज पे गुडविल निकालनी है आपको, लिखा है देखो, आपको कैलकुलेशन करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, पहले हमने टोटल प्रॉफिट निकाला, देखिए पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का प्रॉफिट, चौथे साल का प्रॉफिट, पांचवें साल का प्रॉफिट। देखिए 4 साल बोला आपने, सॉरी 4 साल थे, मैंने गलती करी, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, देखो लिया है। अब उसमें क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट देखिए, लास्ट ईयर में था, लास्ट ईयर वाले एडजस्टमेंट में, तो उसका अगले साल तो यहाँ कंसीडर ही नहीं होगा, 5वां साल। देखिए जरा क्या होगा कि हमने जो 1 लाख रुपए से जो प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू किया था, अंडर वैल्यू जो किया है उससे क्या हुआ कि प्रॉफिट कम आया होगा, ठीक करने के लिए ऐड कर देंगे। सर आपने इसका ट्रीटमेंट अगले साल का ही बताया था अभी, अरे भैया अगले साल तो दिया ही नहीं हुआ, देखो लास्ट ईयर में ही हो रहा है सब कुछ।
कब हो रहा है 22-23 में, इस वाले ईयर में, तो इसका साल अगले साल का तो प्रॉफिट ही गिवन नहीं है, तो कैसे एडजस्ट करोगे? ठीक है कि नहीं? चलिए भाई, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, नंबर ऑफ ईयर 4 से डिवाइड करके हमने क्या निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो कि हम कमाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, मैंने कहा था कैपिटल जोड़ लो, रिजर्व वगैरह कुछ दे नहीं रखा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा, गुडविल नहीं दे रखी, फिक्टिशियस एसेट नहीं दे रखी, छोड़ दो उन सबको। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, देखो दोनों की कैपिटल से। अब हमारी ऐसी फर्म है, इसी कैपिटल पर कितना कमाती है, तो रेट दी थी 15%, तो मल्टीप्लाई कर दो, 25 लाख का 15% कितना आ जाएगा, 375। गौर करिए, हमने कमाया है 4 लाख, हमारी यदि कंपटीटिव फर्म कमाती है 3,75,000, तो हमने कितना कमाया, ज्यादा कितना कमाया, तो 4 लाख में से 375 घटा दो, क्या निकल आएगा, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को जो 2 नंबर ऑफ ईयर दे रखा था उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल आएगी, गुडविल। बहुत इजी सवाल है, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए, ये ना छोटे छोटे सवाल जरूर है, लेकिन ये 1 नंबर में 3 नंबर में पूछे जाते हैं, 8 का A, 8 का B, 8 का C, तीनों। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स आर 80,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द सिमिलर बिजनेस इज 10%। गुडविल ऑलरेडी आपको दी हुई है, 1 लाख रुपए 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पर। आपसे पूछी क्या उसने, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए ऑलरेडी गुडविल गिवन थी, तो गुडविल क्या होती है इसमें, सुपर प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस होती है ना। अब गुडविल पता है 1 लाख, सुपर प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है 4, तो हमने इससे सुपर प्रॉफिट निकाल लिया 25,000 डिवाइड करके, 1 लाख डिवाइड बाई 4 आ जाएगा 25,000। सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए अभी अगर मैंने क्या कहा था, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब गौर करिए, मैं इस फॉर्मूले को इंटरचेंज कर दूं, तो नॉर्मल प्रॉफिट इधर ले आऊंगा, सुपर प्रॉफिट उधर ले जाऊं, तो क्या बन जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट घटा दूं, नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। 80 में से 25 का कितना आ जाएगा, 55,000। यहां आप डायरेक्टली भी रख सकते हैं, ऐसे रख लीजिए, सुपर प्रॉफिट कितना था, देखिए 25,000, ये था एवरेज 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं पता, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए 55,000 का। अब ऐसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैसे निकाला हमने, आपको ध्यान हो, मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो वो निकालते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट, वो कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब मुझे क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैं इसको इधर ले जाऊं तो डिवाइड हो जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दूं अगर मैं, तो क्या निकल आएगी मेरी, कैपिटल एम्प्लॉयड। और यही देखिए फॉर्मूला मैंने यूज किया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे आंसर आ जाएगा 5,50,000। उम्मीद करता हूं आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला पार्ट। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म दे रखा है 3,60,000, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 20 लाख, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 240। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूछा है, सेम देखो वैसे ही जैसे पिछला सवाल था। क्या करना है, गुडविल कैसे निकालते हैं हम, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज पर। गुडविल आपको गिवन है 240, देखिए दिए, सुपर प्रॉफिट आपको नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है 3, तो इससे सुपर प्रॉफिट निकाल लिया हमने 80,000। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बताया था कि नहीं। तो अब मैंने क्या किया, अब इसको इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, इससे हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला 280। अब आपको ध्यान हो, मैंने अभी फिर से बताया था आपको कि हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बताया था मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है ना, इसी फॉर्मूले को इंटरचेंज कर लिया अगर, या ऐसे ही लगा देते हैं। चलिए तो देखिए कितना था कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें पता है कितनी, 20 लाख रुपीस। नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है 2,80,000 रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं पता, अपॉन 100। तो अगर मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इस तरह से रेट निकल आएगी 14%। देखिए निकल रही है, बहुत इजीली निकल आएगा सब कुछ। चलिए भाई बढ़िया, अगला देखते हैं। अगला है Amit and Karthik are partners sharing profit and losses equally. They decided to admit
Saurabh for an equal share in profit. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 4-year purchase of super profit. कैसे निकालना है? सुपर प्रॉफिट के 4 होने पर। बैलेंस शीट आपको दी गई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी गई है 12% और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years वर्थ 30,000 ये भी दिया है। आपको सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का पूरा कंसेप्ट यूज होगा, जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग, है ना, कैसे कैसे क्या होगा। चलिए देखिए, पहले हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक बताया था असेट साइड अप्रोच, पहले असेट साइड अप्रोच लेके चलते हैं हम लोग। तो क्या होगा, कैसे निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं हम, तो उसको निकालने की 2 अप्रोचेज हैं, असेट साइड और लायबिलिटी साइड। असेट साइड अप्रोच में मैंने क्या कहा था, देखिए आपको सारी एसेट लेनी है लेकिन गुडविल को छोड़कर और फिक्टिशियस एसेट को छोड़कर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है फिक्टिशियस एसेट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, है ना, P&L सस्पेंस अकाउंट, और इसके अलावा मैं कहूँ तो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये सब फिक्टिशियस एसेट के लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अब यहाँ पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ना होता है, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसलिए कंसिडर किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले असेट साइड देख लें। देखिए टोटल एसेट्स आपको दे रखी हैं 220 की, इसमें से गुडविल छोड़ दो, कितने की है देखो 20,000 रुपए की। इसमें से फिक्टिशियस एसेट छोड़ दो विच इज ₹10,000, तो देखिए ये निकलेगी असेट्स। इसमें से हम लायबिलिटी माइनस करेंगे, लायबिलिटी में देखिए केवल क्रेडिटर दे रखा है, तो ये आ जाएगा ₹1,60,000। ठीक है, अगर हम इसको लायबिलिटी साइड से निकालते तो क्या होता, तो देखिए उसमें होता है कैपिटल प्लस रिजर्व और माइनस जो भी असेट्स वगैरह थी। तो देखिए जो भी गुडविल वगैरह जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट थी वो माइनस करेंगे। तो देखिए कैपिटल कितनी थी, देखिए 140 प्लस जनरल रिजर्व था 50,000, तो ये हो गया 190। इसमें से हम माइनस करेंगे गुडविल, देखिए 20,000, और ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो भी देखिए आंसर 160 ही आएगा। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा दे, लेकिन एक ही मेथड लगाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों में से कोई भी एक अप्रोच, ऐसा नहीं कोई भी दोनों अप्रोच लगा दो आप। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने लायबिलिटी साइड अप्रोच ली है। चलिए देखिए इतने निकल रही है कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड पता है आपको 160, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया है, देखो ये रहा 12%। तो अल्टीमेटली इससे निकल आएगा नॉर्मल प्रॉफिट 19,200। अब एवरेज प्रॉफिट जो हमने कमाया था वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 30,000 रुपीज, देखिए लिखा है, और जो हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज कमाती है वो कितना है 19,200। तो हमने कितना ज्यादा कमाया 10,800। 10,800 का नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको देखो क्वेश्चन में गिवन था, आपको निकालना था 4 ईयर परचेज पर। कितना निकालना था, ये आपको निकालना था 4 ईयर परचेजेस पर। उसने क्लियरली बोला, देखो ये रहा 4 ईयर परचेजेस। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लो। अब उसमें सौरभ का शेयर कितना था 1/3, आ जाएगा 14,400, एज सिंपल। चलिए देखते हैं अब आगे अगला सवाल। अगला सवाल है, ऑन 1 April 2023 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स ऑफ रुपीज 2 लाख इंक्लूडिंग कैश और रुपीज 4,000। तो हमने एक बैलेंस शीट बना ली। चलिए भाई, चाहे तो बना ले चाहे तो ना बनाए। टोटल एसेट जो थी 2 लाख रुपए की थी, जिसमें कैश कितना था 4,000 और अदर एसेट रहेंगी 1,96,000। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू रुपीज 10,000। क्रेडिटर कितने के थे 10,000 के, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो द बैलेंस ऑफ 160। तो कैपिटल जो थी वो 160 थी, और रिजर्व जो था वो था 30,000 रुपए जनरल रिजर्व। तो देखिए बैलेंस शीट टैलीड है। तो अब आपको उसने क्या बोला हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर 15% हो, गुडविल जो है वो 36,000 है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पर, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए यहाँ गुडविल हमें पता है ऑलरेडी, तो उल्टा चलेगा सब कुछ। तो देखिए गुडविल क्या होती है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। गुडविल पता है आपको 36,000, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 पता है, तो इसे सुपर प्रॉफिट निकाल लिया हमने 12,000। अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैसे निकलेगी, देखिए या तो हम क्या करें, असेट साइड में से लायबिलिटी साइड माइनस कर दें। तो देखिए 2 लाख रुपए में से 10,000 जाएगा तो भी 190 आ जाएगा, या फिर हम लोग कैपिटल प्लस रिजर्व का टोटल लगा दें तो भी देखिए आ जाएगा 190। कोई भी एक अप्रोच लगानी है, दोनों नहीं। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 190 का 15% आ जाएगा 28,500। देखिए रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 15%। अब एवरेज में से नॉर्मल घटा दो क्या निकल आएगा, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो
तो गुडविल निकल आती, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन पता है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और आपसे पूछा गया उसने एवरेज प्रॉफिट ही तो पूछा है। सुपर प्रॉफिट आपको पता था कितना, ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ हमने 12,000। एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाला है 28,500। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12,000 प्लस 28,500, इट कम्स टू रुपीज 40,500। देखो दिखाया है, आया कि नहीं। चलिए सब भाई अगला देखते हैं, बहुत जल्दी हम एंड पर आ गए हैं, देख लीजिए। Capital invested in a firm is rupees 6 lakh and average profit of last 4 years are 60,000. The value of goodwill of 3-year purchase of super profit is 36,000. आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। देखिए साहब अब क्या करेंगे, गुडविल हमें पता है तो उल्टा ही चलेगा, लास्ट से चलेगा फॉर्मूला। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल पता है 36,000, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज पता 3। इंटरचेंज करके हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, तो 36,000 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा 12,000 रुपये। 12,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें पता है सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट देखिए कितना दे रखा है हमको, 12,000। एवरेज प्रॉफिट है 60,000 विच इज गिवन ऑलरेडी, देखो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 48,000। देखिए आ रहा है, आ रहा है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान हो नॉर्मल प्रॉफिट का, ये बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो अगर मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट जो भी निकला है इनटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो मैंने वही किया है, 48,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी तरह की 6 लाख, मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा 8%। इस टाइप के सवाल एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम लोग पहले देखते हैं एवरेज प्रॉफिट वाला कंसेप्ट। तो देखिए पहले क्या होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या होता है समझ आएगा। सबसे पहले हम अपने एवरेज प्रॉफिट के बेस पर देखते हैं कि हमारी जो हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया है और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके हिसाब से हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी। तो देखिए, तो हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैसे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इस फॉर्मूले को लगा के। फिर दूसरे स्टेप पे हमें निकालना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है साहब, वही असेट माइनस लायबिलिटी या कैपिटल रिजर्व, जैसे मैंने बताया था आपको। और गुडविल, गुडविल होती है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो। मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड वो कैपिटल है जो अब बिजनेस में हमने एक्चुअली एम्प्लॉय की हुई थी। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस यानी जो हमारी जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ जो एवरेज प्रॉफिट है वो क्या थी, वो क्या होता है, ये होता है कि हमने अपने प्रॉफिट के साथ हमारी कितनी कैपिटल होनी चाहिए थी। हमारी कैपिटल जो होनी चाहिए और जो वास्तव में उसका डिफरेंस क्या निकला, गुडविल। ध्यान रखना गुडविल नेगेटिव वैल्यू पर नहीं निकलती। अब कैसे निकलेगा, देखो एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लीजिए कि किसी बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट कमाए हैं 70,000 रुपए के, और उसकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है वो बाय द मान लीजिए दे रखी है रुपीज 5,50,000, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मान लीजिए वो 10% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक बात और, ये तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में कह रहा हूं ना आपसे, इसमें रेट ऑफ रिटर्न भी शामिल होता है, रेट ऑफ रिस्क भी शामिल होता है। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिस्क, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ब्लॉक्ड कैपिटल, इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है ना, ये जो चीजें होती हैं, या जो वेयर हाउसिंग की जो कॉस्ट होती है परसेंटेज में गिवन होती है, वो सब इसमें शामिल कर दी जाती है। सभी रेट्स को टोटल लगा के फिर निकलती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैसे निकालेंगे जरा वो देखिए, ये निकालते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट विच इज 70,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि इंडस्ट्री की रेट 10% थी, हमने 70,000 में प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब ये निकला कि हमारी कैपिटल हिसाब से 7 लाख रुपए होनी चाहिए होगी। देखिए हमारी कैपिटल का 10% 70,000 है, तो टोटल कितनी होगी 7 लाख। ये तो वो है जो हमें इस प्रॉफिट के हिसाब से हमारी कैपिटल होनी चाहिए, जबकि इसमें से हमने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी हमारी, ऑलरेडी गिवन है 5,50,000। तो इसका मतलब हमने ओवर एंड अबव
जो गुडविल कमाई है वो ₹1,50,000 की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर इसी सवाल को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से किया जाए तो सुपर प्रॉफिट हमें पता है कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल, और इंटू 100 की इंटू 100 अपन करो नंबर ऑफ ईयर परचेज, सॉरी इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होता है, ध्यान रखना। तो गुडविल कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस कैपिटलाइजेशन मेथड की खास बात क्या होती है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेजेस ये आपको गिवन नहीं होते, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो कैसे निकलेगा सुपर प्रॉफिट मेथड से, देखिए तो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि अलग हो जाए। तो क्या होगा कैपिटलाइजेशन, तो पहले हम देखते हैं इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या करेंगे देखिए हम, तो यहां पर हम पहले एवरेज प्रॉफिट हमको पता है कितने हैं, देखो ₹70,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है तो कितना निकलेगा 55,000। अब देखिए हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, वो होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विच कम्स टू ₹15,000। और गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच कम्स टू ₹1,50,000। ध्यान रखना, चाहे हम एवरेज कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएं चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड लगाएं, आंसर सेम ही आएगा। ये एक सिंपल एस्पेक्ट है इनको कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। देखिए आप कह रहे होंगे सर बहुत जल्दी जल्दी खत्म करवा रहे हैं, भाई पूरे डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोग मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, एक चीज आपको उसमें मिल जाएगी। एग्जाम पर्पज से उतना ही बताया जा रहा है जितना जरूरी है, इस बात को फोकस करिए। चलिए देखते हैं एक सवाल और, देखिए क्या कैपिटलाइजेशन मेथड को कैसे घुमाया जाएगा वो है इसमें। देखिए लिखा है द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वर्थ 75,000। ध्यान रखना उसने क्लियरली मेंशन क्या किया है कि 15,000 रुपये रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद 75,000 प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा 90,000। देखो एवरेज प्रॉफिट हमने 90,000 निकाल लिया पहले। द फर्म है टोटल टेंजेबल एसेट पर ₹10 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी 3 लाख। तो देखो एसेट माइनस लायबिलिटी करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, देखो ये भी निकाला है। द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाज वैल्यूड 50,000, डिटरमाइन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आपको ध्यान हो मैंने अभी भी क्या बताया था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये क्या था। तो हम कैसे करते हैं, ये होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या सीधे सीधे गुडविल लगा देते हैं। एक काम करते हैं, गुडविल का सीधे सीधे फॉर्मूला इन शॉर्ट लगा देते हैं, इससे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, बस लगाना है और आंसर पाना है। देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना था 90,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो निकालना ही है। चलिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड पता थी हमको 7 लाख रुपीज, और गुडविल हमको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, गुडविल 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 कितनी थी भाई, वैल्यू गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट और 50,000। तो देखो हमने इसको सॉल्व किया, 50,000 7 लाख को यहाँ लिया तो 7,50,000, ये हो जाएगा 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब देखिए 7.5 लाख गोज टू 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा जो भी है अपॉन NRR। तो NRR निकालोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो कितना निकलेगा 90 लाख डिवाइड बाई 7.5 लाख विच कम्स टू 12% पर एनम। ठीक है भाई, इस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए ऑलरेडी निकाला हुआ दिखाया है, बात समझ में आ रही है। आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड लगा लो फॉर्म लेके, चाहे तो पूरा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट लगा लो। चलिए भाई अगला देखते हैं एक और, वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन अ फर्म, इन अ बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023 वर। ध्यान रखना वहां जो फॉर्मूला मैंने बताया था कैपिटल प्लस रिजर्व का, तो कैपिटल प्लस करंट अकाउंट प्लस रिजर्व माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस असेट्स, ये फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। देखो वही लगेगा इसमें,
एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,20,000, जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक 70,000, पीएनएल का बैलेंस दे रखा है 20,000 पे, डेबिट, देखो डेबिट है तो माइनस हो जाएगा, प्लस क्रेडिट होता है प्लस होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट निकालें। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है ऑलरेडी 120, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट कितना निकल आएगा, ये 12 लाख रुपए फॉर्मूले में रख के। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पता है आपको कितने कितने, देखो 5 लाख और 3.5 लाख। करंट अकाउंट, क्रेडिट वाला प्लस होगा और डेबिट वाला माइनस, देखो कुछ ना लिखा हो तो क्रेडिट होता है, डेबिट के आगे डेबिट लिखा ही हुआ है, तो देखो क्रेडिट डेबिट दोनों एडजस्ट किए हैं। जनरल रिजर्व जोड़ा है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस माइनस किया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी 960। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल आएगी, गुडविल, तो 12 लाख में से 960 का कितना आ जाएगा, 2,40,000। उम्मीद करता हूँ बहुत इजी लगा होगा। चलिए अब अगला देखते हैं, 12वां लास्ट सवाल है इसका, इसके बाद एमसीक्यू चालू हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। द एवरेज नेट प्रॉफिट अर्नड बाय अ बिजनेस firm is 70,000, which includes undervaluation of stock of 2,000 of an average basis. On an average basis, capital employed in the business by the firm is 5 lakh. The rate of return expected from capital invested in the class of business is 8%, considering 2% as fair compensation for risk involved. मैंने कहा था रेट सारी जुड़ जाती हैं, तो दोनों रेट कितनी जुड़ के हो जाएगी, 10%। अब गुडविल निकालिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बेसिस पर। तो देखिए हमें एवरेज प्रॉफिट पता था 70,000, लेकिन इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक शामिल है 2,000, अंडर वैल्यूएशन से प्रॉफिट कम हो गया होगा, ठीक करने के लिए जोड़ेंगे, देखो ऐड बैक कर दिया, हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया 72,000। ठीक है भाई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है, ऑलरेडी गिवन है 5 लाख रुपए। देखो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% कैसे निकाला, देखो मैंने बताया सारी रेट का टोटल लगा लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5 लाख का 10% 50,000। सोचिए हमारी जैसी फर्म कमा रही है 72,000, सॉरी हमारी जैसी फर्म कमा रही है 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट, और हमने कमाया था 72,000, तो हमने जितना भी ज्यादा कमाया था 72,000 में से 50,000 किया तो 22,000 हमारा सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूले में लगाओ आंसर पाओ 2,20,000। तो इस तरीके से हमने अपने मेन 12 सवाल जो थे वो खत्म कर लिए हैं विद कंसेप्ट विद थ्योरी, चैप्टर पूरा कवर हो गया है। लेकिन अभी एमसीक्यू की बारी आ रही है, और देखिए आई जस्ट वांट कि आप भी पार्टिसिपेट करें, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि जो एमसीक्यू हैं वो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, देखिए पूरे, और ये जो होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं ना, इसके आंसर आप कमेंट में पोस्ट करिएगा, आपको उसका सही जवाब मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसको देखिए, पूरा ढंग से पूरा पढ़िए, इन एमसीक्यू के जवाब दीजिए, बहुत अच्छे एमसीक्यू डाले गए हैं इसमें। लेकिन फिर भी भाई बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है रीजन असर्शन में और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, तो उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दे रहा हूँ। देखिए ये जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं 5, ये तीनों आपको बल्कि 8, ये आठों का आठों आपके होमवर्क में है। सीरीज का पार्ट यही 20 क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन जैसे आपको रीजन असर्शन बेसिस पर हो या स्टेटमेंट बेस हो आपको दिक्कत दे सकते हैं, इसलिए मैं इनको करवा दे रहा हूँ। ध्यान से देख लीजिए, 5 मिनट का काम है बस। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ से देखिए, उससे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। पहला लिखा है असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। दूसरी बात, ए और आर दोनों सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा होता है ए ट्रू है आर गलत है। चौथा है ए गलत है और आर ट्रू है। तो देखिए जरा पहली बात, इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट्स, ठीक है। उसने क्लियरली मेंशन क्या किया है, इंटरनली जनरेट गुडविल को असेट नहीं माना जाता, क्योंकि इसके लिए कंसिडरेशन पे नहीं किया, इसलिए ऐसा होता है। तो ये तो साहब ट्रू है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए रीजन, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन बी मेजर्ड रिलायबिलिटी एट कॉस्ट। नहीं साहब, आपने कंसिडरेशन पे नहीं किया तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। तो क्या होगा कि ट्रू स्टेटमेंट सही है और जो रीजन जो है वो गलत है। तो देखिए इसमें आंसर कौन सा होगा, सी। देखो आंसर सी ही है। फिर अगला देखिए कि दूसरा जो है, व्हेन प्रॉफिट डू नॉट शो अ ट्रेंड व्हेन देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मेजरिंग गुडविल इज कंसीडर्ड बेटर देन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। नहीं, मैंने आपको समझाया था कि जब लगातार ट्रेंडिंग प्रॉफिट हो, लगातार बढ़ रहे हो या घट रहे हो, तब वेटेड लगाना चाहिए, अदरवाइज एवरेज। तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो ये तो फॉल्स हो गया, और जब ये फॉल्स हो गया तो बिना देखे क्या जाता है, तो ऑप्शन डी। देखिए सीधी बात है, ए इज फॉल्स, बाकी सब में तो ये ट्रू होता है, तो ये फॉल्स, तो आंसर क्या आ गया। फिर भी देख लेते हैं हम लोग इसका रीजन क्या लिखा है,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज गिव मोर वेटेज टू प्रॉफिट ऑफ रिसेंट ईयर, ये तो सही कह रहा है साहब, रिसेंट ईयर को सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है उसमें। तो देखो ए गलत है, आर सही, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, देखिए यही दिया हुआ है। तीसरा है इसमें, एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी क्लेम्ड ओनली व्हेन फर्म इज अर्निंग मोर देन व्हाट अदर फर्म इज सेम बिजनेस आर अर्निंग। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये तो ट्रू हो गया था, सुपर प्रॉफिट वही होता है जो आप बाकी फर्म के मुकाबले ज्यादा कमा रहे हैं, तो ये तो ट्रू हो गया। फिर सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ओवर द एक्चुअल प्रॉफिट, नहीं साहब, ये होता है एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट सही है और रीजन जो असर्जन सही है, रीजन गलत है, तो ऐसे केस में क्या हो गया, ये ऑप्शन सी होगा। देखिए हो रहा है। अब लास्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, देखिए उसमें भी यही है, क्या क्या है देखो जरा, पहले स्टेटमेंट के जो ऑप्शन है, इंस्ट्रक्शन है, वो क्या है। दोनों स्टेटमेंट सही है तो आप ए लगाएंगे, दोनों स्टेटमेंट गलत है तो बी लगाएंगे, पहला सही है दूसरा गलत तो सी, दूसरा सही है पहला गलत तो क्या होगा, आप डी ऑप्शन लगाएंगे। तो देखिए जरा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रिमेन सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, नहीं साहब, एक ही इंडस्ट्री की सभी फर्मों के लिए हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्री वाइज ये वेरी करता है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड ईदर बाय फॉलोइंग द लायबिलिटी साइड अप्रोच और थ्रू असेट साइड अप्रोच। यार ये तो अगर देखा जाए तो क्या है, देखो देखो देखो, दूसरा स्टेटमेंट सही है, मैंने आपको बताया था असेट साइड लायबिलिटी साइड अप्रोच दोनों लगाई जा सकती है, तो ये हो गया ट्रू। तो क्या होगा, स्टेटमेंट वन गलत है, स्टेटमेंट टू सही है, यानी कि ऑप्शन हो गया डी, तो देखो डी होगा। ठीक है, अब देखिए आगे दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन, गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट एंड कैन बी सोल्ड ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस ऑफ और पार्ट ऑफ बिजनेस इज सोल्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, ये तो मैंने आपको बताया था, गुडविल को आप पार्ट जब बिजनेस का बेचोगे खरीदोगे तभी कैलकुलेट करते हो, तो ये तो हो गया ट्रू। अब इसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टमेंट ऑफ द वैल्यू, नहीं साहब ये सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं, तो ये हो गया गलत। तो ए स्टेटमेंट वन सही है, टू गलत है, तो आंसर क्या हो गया, सी, देखो सी है। अब देखो, परचेज गुडविल रेजेस अराइजेस ऑन एक्विजिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस कंसर्न, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि एग्जिस्टिंग के अलावा पुराने में अगर कोई बिजनेस कंसर्न थी या प्रेजेंट में उसको भी लिया जाता है, और एक्विजिशन पर नहीं होता, परचेज पर भी होता है, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। फिर दूसरा स्टेटमेंट, द कॉस्ट ऑफ परचेज गुडविल इज डिटरमाइंड बाय करंट प्रॉफिट, नहीं साहब ये किससे निकलती है, एक्चुअल टू एवरेज प्रॉफिट से या नॉर्मल प्रॉफिट से, तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या हो गया, बी, देखो है। चौथा देखिए, इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, नहीं साहब ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, पहला क्योंकि अकेले केवल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ही डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं, बिजनेस कितने लंबे समय से है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है ना, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट क्या है, सब बातों पर डिपेंड करता है। अगली बात, स्टेटमेंट टू, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज अर्नड एंड नॉट परचेज, ठीक है ना, ये कौन सी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है, वो जो आपने अर्न किया लेकिन परचेज नहीं की, सही है, इसको रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये तो सही है साहब, तो पहला गलत है दूसरा सही है, ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया डी, देखो लिखा है। और पांचवा, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, सही है साहब, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, सही सही बात है, आप मार्केट से जो ज्यादा कमा रहे हो वो सुपर प्रॉफिट के थ्रू क्या निकालो गुडविल, तो दोनों चीजें सही हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही होने पर आंसर क्या हो जाएगा, ए। इस तरह से हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी में, रीजन असर्शन से, स्टेटमेंट बेस्ड से, एमसीक्यू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सबसे कवर किया है, बहुत जल्दी से चीजें कवर हुई हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से कवर करेंगे और अपना प्यार यूं ही बनाए रखेंगे। चैनल को जरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए, और मत भूलिएगा कि आपको एमसीक्यू का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, आपको जवाब मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य क्या होगा, जरूर बेहतरीन होगा। आपको बहुत आगे बढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सहयोग बनाए रखिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छा करेंगे। मैं कल फिर आपके सामने आऊंगा एक नया वीडियो लेके, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड होगा। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल कवर करेंगे, थोड़ा सा अलग किया सिस्टम, लेकिन उम्मीद है कि आप कंटिन्यूटी से चीजें देखेंगे और अच्छे से आगे पढ़ेंगे, ताकि बोर्ड का रिजल्ट आपका अच्छा जाए। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।